नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज महत्वपूर्ण दौरा है। सुबह 11 बजे जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। तमाम विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और 1 बजे सदैव दून का सीएम शुभारंभ भी करेंगे। तो स्मार्ट सिटी देहरादून द्वारा आयोजित है ये सदैव दून और 4 बजे सीएम आवास में मेट्रो नियो के प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम है। शाम 4:30 बजे चिकित्सालय को प्रशिक्षित पत्र सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। तो आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। बैठक भी की जाएगी स्मार्ट सिटी देहरादून। तो बता दें कि 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि सीएम आवास में मेट्रो नियो के प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम होगा और शाम 4:30 बजे चिकित्सालय को प्रशिक्षित पत्र भी देंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शिरकत करेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सुबह 11 बजे जिला स्तरीय विभागीय बैठक में मंथन किया जाएगा। तो बता दें कि लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जिलों का दौरा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मंथन किया जा रहा है। और संवाददाता अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, आज सीएम के दौरे में क्या कुछ रहने वाला है? 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 3 दिवसीय ये भ्रमण दौरा था, जिसमें वो पहले अल्मोड़ा गए और 2 दिवसीय उनका पौड़ी का दौरा था। तो आज दीपिका मुख्यमंत्री सबसे पहले सुबह करीबन 9:30 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की नंबर लेंगे मुख्यमंत्री और 2022 के लिए पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े इस पर मंथन किया जाएगा। उसके बाद फिर सुबह 10:30 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें जो चेरी ब्लॉसम है उससे जो वृक्षारोपण है वो किया जाएगा। फिर करीबन 11 बजे जिला स्तरीय जो विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, जिसमें जो भी जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ साथ अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी देंगे और करीबन 12:45 पर मुख्यमंत्री का देहरादून लौटने का कार्यक्रम है और देहरादून में मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे स्मार्ट सिटी के तहत कुछ ये कार्यक्रम है उसके शुभारंभ में आएंगे और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में मेट्रो के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, उसको देखेंगे और शाम को 4:30 बजे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को ये प्रशस्ति पत्र जो है वो भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे। तो आज दीपिका मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कई व्यस्तम कार्यक्रम है, जिसमें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे पहले पौड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। जी अंकित, जिस तरीके से क्योंकि 2022 में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होने हैं, जिलों के दौरे किए जा रहे हैं, एक के बाद एक बैठक की जा रही है, एक के बाद एक, क्या कह सकते हैं कि ये 2022 की तैयारी है? बिल्कुल, पार्टी की तरफ से दरअसल ये बैठक हुई थी दीपिका, इसमें ग्रुप की बैठक हुई थी। तो इसमें निर्णय लिया गया था कि तमाम जो राज्य के कैबिनेट मंत्री है या खुद मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, जिलों का भ्रमण करेंगे और वहां पर संगठन को मजबूत करने के साथ ही अन्य जो गतिविधियां हैं वो भी करेंगे, ताकि 22 की जो लड़ाई है उसको फतेह करना बीजेपी के लिए ने मिशन बनाया है। और बीजेपी का साथ ही टारगेट ये है कि जो करीब 7 से अधिक सीटें जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में जीती जा सके। तो कहीं ना कहीं उसी के लिए आज से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये देखा जा रहा है और आपने देखा कि ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं और कई विकास की योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मान कर बैठी कि जिस तरीके से राज्य सरकार कार्य कर रही है उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में करीब 60 से अधिक सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने जा रही है। और यही वजह है कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंकित, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।
और अब खबर लक्सर से है। रुड़की स्टेट हाईवे के निर्माण का कार्य आखिरकार शुरू होने वाला है और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज लक्सर पहुंचकर रुड़की स्टेट हाईवे का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ हाईवे के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री निशंक के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए लक्सर विधायक संजय गुप्ता और सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने लक्सर के कार्यक्रम स्थल 2 और ट्रक यूनियन ग्राउंड का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं के मंत्री के शिलान्यास कार्यक्रम की जानकारी भी दी। तो आज डॉक्टर निशंक का दौरा बताया जा रहा है। ये तो उसका है ना, ऐसा नहीं भाई, देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा से पौड़ी आते समय चौखुटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी हेलीकॉप्टर का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौखुटिया ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के समीप होने के साथ ही सीमांत क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चौखुटिया में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। हमारे सैन्य अधिकारियों ने भी सामरिक दृष्टि से चौखुटिया में हवाई पट्टी की नितांत आवश्यकता बताई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके अलावा कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं का मध्य क्षेत्र एवं गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास होने की वजह से चौखुटिया में हवाई पट्टी का निर्माण राज्य हित में है और इससे सेना की जरूरतों की भी पूर्ति होगी। और उन्होंने साथ ही कहा कि चीन सीमा के नजदीक होने के कारण सेना को भी इससे सुविधा होगी। अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चितई में स्थित गोलजीऊ देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और इस दौरान सीएम ने कहा कि जब भी वो अल्मोड़ा प्रवास पर आते हैं तो मंदिर जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर पहुंचकर सीएम ने पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए जानकारी ली। और इस दौरान उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह लखवाल, सहकारी बैंक अध्यक्ष ललित लटवाल भी मौजूद रहे। वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्ति जनार्दन वंदे प्रियम शंकरम ओम। जो हमारे न्याय के देवता हैं और जब भी हम प्रवास में जाते हैं तो वो एक कोशिश रहती है कि स्थानीय राज्य की समृद्धि के लिए हम उनसे आशीर्वाद ऐसी सुख समृद्धि की कामना करते। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की केदारखंड झांकी को तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड के प्रतिनिधि और टीम लीडर केएस चौहान ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के जरिए अनेक बार प्रतिभाग किया गया, लेकिन ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड की झांकी को पुरस्कार के लिए चुना गया है। उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिलने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, उत्तराखंड देवभूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर इसे पहले से भी ज्यादा भव्य रूप प्रदान किया गया है। सीएम ने झांकी को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर प्रदेश वासियों को बधाई दी। साथ ही सूचना सचिव दिलीप जावलकर, सूचना महानिदेशक डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, टीम लीडर और सूचना उपनिदेशक केएस चौहान और झांकी बनाने वाले कलाकारों और झांकी में सम्मिलित सभी कलाकारों को भी बधाई दी। गणतंत्र दिवस परेड 2021 राजपथ पे जो उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित किया गया था। भारत सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में इस झांकी को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार मिलने से जहां पूरे प्रदेश का मान बढ़ा है, वहीं इस पुरस्कार पाने के लिए पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत। राजपथ पर जिस झांकी ने सबसे ज़्यादा लोगों का मन मोहा वो उत्तराखंड की झांकी थी और उस झांकी में
खास क्या था? जी, बाबा केदार खास थे उसमें। हम सब के पूजनीय, हम सब के आदरणीय आदि शक्ति, आदि गुरु बाबा केदार की जो झांकी थी वो तीसरा पुरस्कार जीतने में कामयाब रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। क्या कॉन्सेप्ट था? अपना परिचय दीजिए और बताइए कि कॉन्सेप्ट क्या था, आइडिया किसका था, और इतना धुआंधार धांसू जो सफलता है उसके पीछे श्रेय किसको देते हैं? निश्चित रूप से इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को है कि जब उत्तराखंड सरकार ने ये थीम डिसाइड की थी और भारत सरकार को इस थीम को भेजा था, तो भारत सरकार ने इसको फाइनली डिसाइड किया कि राजपथ पे झांकी उत्तराखंड केदारखंड की निकलेगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड वासियों को कि जिनके मनोबल से और जिनके आशीर्वाद से और केदार के आशीर्वाद से हमको तृतीय पुरस्कार ये मिला है। इसके लिए पूरे उत्तराखंड वासी बधाई के पात्र हैं और हमको बहुत खुशी हो रही कि 20 साल में हमको पहली बार ये पुरस्कार मिला है। और इसके अतिरिक्त झांकी बनाने वाले और मेरे साथ जो ये कलाकार है इस झांकी में जो सम्मिलित है, इनको कला को भी मैं नमन करता हूँ कि इन्हीं के बदौलत ये पुरस्कार हम लोगों को मिला है। तो मैं पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा और पूरे उत्तराखंड वासियों को दूंगा, जिसकी बदौलत हम ये पुरस्कार प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। जी, उत्तराखंड एक छोटा सा पर्वतीय प्रदेश है। 17-18 वर्ष में लगातार उत्तराखंड तरक्की कर रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक विजनरी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। कूल हेडेड रह के वो विपक्ष के तमाम आरोपों को झेलते हुए भी उत्तराखंड की तरक्की वो सुनिश्चित किए हुए हैं और उसी का नतीजा है कि आज आपको ये तीसरा पुरस्कार मिला है। जो आपके कलाकार आपके साथ हैं, और इधर आइए, आप लोग सब लोग इधर आइए। आप सब लोग उत्तराखंड से हैं? सब उत्तराखंड से हैं और मैं मानता हूं कि उत्तराखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विजनरी मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हैं और उसी की बदौलत आप देख रहे हैं उत्तराखंड में गत 3-4 सालों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं राष्ट्रीय स्तर पे और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। आपने जब ये थीम बनाई होगी तब इसमें आपने कोई एक नारा वगैरह भी चुना होगा कि हम लोग जब राजपथ में रहेंगे तो कोई गीत गुनगुनाएंगे, कोई नारा लगाएंगे, कुछ स्पेशल थीम बनाएंगे। तो आप लोग बहुत शांत नजर आ रहे हैं, जबकि पहाड़ी इतने शांत होते नहीं हैं। तो वो जो नारा है मुझे लगता है कि आप सब लोगों को एक बार बोलना चाहिए। बिल्कुल। केदार जोश आप देख रहे हैं कि बाबा बद्री केदार की जय के साथ उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा पुरस्कार हासिल किया है राजपथ पे। उम्मीद करेंगे कि अगले साल जो परफॉर्मेंस है वो और उत्तम होगा और तीसरे से पहले पायदान का जो सफर है वो जरूर पूरा होगा। शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। धन्यवाद। राजपथ की शान बनने वाली उत्तराखंड की झांकी को सम्मान मिला है और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा अवार्ड मिला है। तो बता दें आपको कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूरा श्रेय दिया गया है इस झांकी का और सीएम त्रिवेंद्र के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। उत्तराखंड की झांकी का नाम केदारखंड रखा गया था। झांकी में बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर दर्शाया गया था। झांकी के बीच में बता दें कि बाबा केदार को दर्शाया गया। तो गाने के बाद प्रदेश की राजनीति में तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थकों ने उनके कार्यों को लेकर एक गीत लॉन्च किया है। हालांकि एक गीत 2022 के चुनाव को लेकर हरीश रावत का आगाज कहा जा सकता है, क्योंकि इस गीत में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके जरिए किए गए कार्यों का जिक्र किया गया है। वहीं साल 2022 में उनकी प्राथमिकताओं को भी गिनाया गया है, उनका भी जिक्र किया गया है। हरीश रावत के इस गाने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और भी ज्यादा तेज होगी, क्योंकि शुरुआत से ही हरीश रावत कांग्रेस से किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और अब हरीश रावत के इस गीत के बाद कांग्रेसी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के बयान तक दे रहे हैं। हालांकि हरीश रावत इसे कलाकारों का उनके प्रति समर्पण मानते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए कलाकार उनको अपनी तरफ से सम्मान दे रहे हैं। अब मिलेगी मुफ्तम टेक होम राशन और पेयजल की रनमन विधवा
महिला बकरी पालन गंगा गाय योजना, मेरे गाँव मेरी सड़क दिव्यांगों के पेंशन, अस्पतालों में डॉक्टर माँ से स्कूल बना। छोलिया है बड़ झुमेलो फैली दुनी सारा, छोलिया है बड़ झुमेलो फैली दुनी सारा। हरदा 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 हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा। आस लगी रो आस लगी रो आस लगी रो उत्तराखंड सारा। हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा। महिला पुरुष और पुरोहित किसाना, लोक कलाकारन के मिलल सम्माना, विमुल से सुड़बास गन्ना मिलल सहारा, क्यों चांगो सस्त मिलल होलो स्वरोजगारा। मेरे बुजुर्ग मेरे तीरथ चले आशीष सारा। सरकारी नौकरी खुलला हजारों हजारा, सरकारी नौकरी खुलला हजारों हजारा। हरदा 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 हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा। आस लगी रो आस लगी रो आस लगी रो उत्तराखंड सारा। हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा। अब मुझे मालूम नहीं था कि कोई हरियाणा से बना रहा है। अब हरियाणा से 2 गाने बन करके मेरे पास, बल्कि उन्हें भेजा है कि हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा नहीं भाई अभी छोड़ो। अब वो अलग अलग अपनी अपनी भावनाएं हैं। जिस समय हमको सौभाग्य मिला, हमने कलाकारों, उसमें पत्रकार भी सम्मिलित हैं, हमने जो रचनात्मक कर्मी थे सबकी सेवा करने की काम किया। तो कलाकार यदि जो है कुछ प्रतिदान में है, हरीश रावत को याद कर रहे हैं तो कोई तो याद कर रहा है, तो मैं याद करने वाले को रोकूं? मैं इतना ऐसा तो नहीं कर सकता। और खबर कोटद्वार से है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए सम्मेलन करने शुरू कर दिए हैं, और जिसमें कांग्रेस ने लैंसडाउन विधानसभा के जो हॉस्पिटल डाकखाल में विधानसभा प्रभारी कविंद्र ईस्टवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बैठक की और बीजेपी की भ्रष्टाचारी नीतियों से और त्रिवेंद्र सरकार के माफिया राज से जनता को अवगत कराया। बैठक में रोचक मोड़ उस समय आ गया जब क्षेत्रीय महिला मंगल दल की महिलाओं ने बैठक में पहुंचकर लैंसडाउन विधानसभा को बचाने की गुहार लगाई। लैंसडाउन विधानसभा से बीजेपी के महंत दलीप रावत विधायक हैं, लेकिन वहीं मंगल दल की महिलाओं ने विधायक पर उस क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। क्षेत्र की जनता समस्याओं के निराकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते हुए थक चुकी है, और यही वजह है कि अब लैंसडाउन विधानसभा की जनता कांग्रेस में उम्मीद की किरण देख रही है। क्षेत्रीय जनता कांग्रेस की बैठकों में पहुंचकर अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करा रही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर असामाजिक तत्वों ने जो आतंक मचाया, उसके बाद पूरे देश के अंदर असामाजिक तत्वों के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है। कोटद्वार में भूतपूर्व सैनिकों ने लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान हुआ, उसके विरोध में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। उनका कहना था कि 26 जनवरी भारत के लोकतंत्र का महापर्व है और उस दिन भारत की प्रभुसत्ता की निशानी लाल किले पर तिरंगे का अपमान होना भारत को शर्मसार कर देने वाला है। जिन लोगों के जरिए इस कृत्य को अंजाम दिया गया, उन सभी के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दंड दिया जाना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय का घेराव करने जा रहे उत्तराखंड जन एकता पार्टी के नेता कनक घनाई समेत पुलिस ने 33 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 महिलाएं शामिल हैं। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में पिछले 14 सालों में 14 बड़े सवालों पर 14 दिन तक धरना देने वाले उत्तराखंड जन एकता पार्टी के नेता कनक घनाई ने समर्थकों के साथ 14 दिन तक नेपाली फार्म तिराहा पर धरना दिया। आंदोलनकारियों ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की थी और घोषित कार्यक्रम के मुताबिक बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सीमा डेंटल कॉलेज के पास इकट्ठा हुए। कोतवाली पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पहले से यहां पर बैरिकेडिंग लगा दी थी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय और आवास पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया। पिछले साल नवंबर महीने में सल्ट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का आकस्मिक निधन हो गया था। वर्तमान विधायक के निधन के बाद सल्ट विधानसभा सीट खाली हो गई है, लिहाजा 6 महीने के अंदर विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व विधायक के परिवार में से ही किसी को उम्मीदवार बनाने पर मंथन कर रहा है। बीजेपी उपाध्यक्ष और विधायक खजान दास के मुताबिक बीते दिन सल्ट विधानसभा में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा के दौरान विधायक जीना के प्रति स्थानीय लोगों का जबरदस्त रुझान देखने को मिला और इसीलिए बीजेपी का उम्मीदवार विधायक के परिवार में से ही कोई होगा। सुरेंद्र सिंह जीना जी जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीरम कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीनेशन टीकाकरण की शुरुआत पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल और सीएमएस हितेश शर्मा ने की। वैक्सीनेशन की शुरुआत का पहला टीका पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल को लगाया गया और इसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया। वहीं सीएमएस हितेश शर्मा ने बताया कि अस्पताल में शुरुआत में 220 वैक्सीन की डोज आई है। लगभग 35 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं आई है। उन्होंने साथ ही बताया कि टीकाकरण का कार्य सुरक्षित तरीके से चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में टीका स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को लगाया जाएगा। एक टी शर्ट चल रही थी ना हमारी, तो मैं बताया था परसों भी। ये तो अस्पताल में वहाँ पर है। मसूरी के एक होटल में नमामि गंगे परियोजना को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नमामि गंगे परियोजना के प्रदेश प्रवक्ता कपिल गुप्ता ने शिरकत की। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय रमोला के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि सभी लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि गंगा हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही जन्म से मरण तक सभी कार्यक्रम गंगा के बिना संपन्न नहीं हो सकते हैं। नमामि गंगा परियोजना के प्रदेश प्रवक्ता कपिल गुप्ता का कहना है कि नमामि गंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। गंगा के किनारे लोगों ने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं और शहर की गंदगी को नालों के माध्यम से गंगा में डालने का काम किया जा रहा है। गंगोत्री से लेकर अंत तक लोगों के जरिए गंदे नाले गंगा में डाल दिए गए हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने को लेकर नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप अब गंगा साफ होने लगी है। तो आपको ये नहीं लेना कि तुम्हें बीजेपी गंगा जिस तरह गंगा के किनारे कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए और कोई बिना किसी नियम के, बिना किसी कायदे के सारी गंदगी गंगा में जा रही थी और गंगोत्री से लेकर गंगाई जहाँ तक जाती है बहुत गंदे गंदे नाले गंगा में मिल रहे हैं। तो इन सब को लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं, उन्होंने इस सब पे अपना ध्यान केंद्रित करा और एक नमामि गंगे परियोजना के नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी 2014 में, जो आज बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। जगह जगह नालों पर एसटीपी प्लांट बन चुके हैं। बहुत सारे नाले जो गंगा में सीधा मिलते थे वह रुक चुके हैं और गंगोत्री से लेकर यहाँ पर जो सैकड़ों नाले गंगा में मिलते थे उन सब के ऊपर या तो एसटीपी प्लांट बन चुके हैं या उस पर योजनाबद्ध कार्य चल रहा है। उसका नतीजा ये है कि आज हरिद्वार तक का जल गंगा में पीने योग्य हो गया है।
श्रीमंत हिमालयन योगी महंत वरिष्ठ बीजेपी नेता वीरेंद्रानंद गिरी को जूना अखाड़े के जरिए महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया गया। वीरेंद्रानंद गिरी ने पौष पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में शांकरी पद्धति से पंचदशनामा जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत गिरी महाराज के सानिध्य में अखाड़ों की परंपरा और सनातन धर्म के संस्कारों के अनुसार उनका मुंडन संस्कार, विरज होम कर दंड कमंडल और कोपिन धारण कराया गया। महंत हरिगिरी महाराज के निर्देशन में वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण के माध्यम से पंच गुरुओं ने महंत वीरेंद्रानंद गिरी को कंठी माला धारण करवाई और दत्तात्रेय चरण पादुका पर अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव महंत पुष्कर राज गिरी ने हिमालयन योगी वीरेंद्रानंद गिरी के नाम से पुकार की और लग्नानुसार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने संगम तट पर उन्हें प्रेयश मंत्र की दीक्षा प्रदान कर धर्म की रक्षा के लिए आशीर्वाद भी दिया। इस पूरे कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी और जूनागढ़ के महामंडलेश्वर 1008 महेंद्रानंद गिरी मौजूद रहे। अब औली पहुंचने वाले पर्यटकों को हिम क्रीड़ा के साथ साथ हेली से हिमालयन व्यू दर्शन की मुरीद भी पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार के क्षेत्र में हेली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस पहल की गई है और जिसमें अब हिमालयी व्यू दर्शन जॉय राइड ट्रिप को शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद जोशीमठ से हेरिटेज एविएशन कंपनी का हेली जोशीमठ और औली से हिमालयी दर्शन ट्रिप के लिए उड़ान भरने लगा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हेली से किस तरीके का नज़ारा नजर आ रहा है। पर्यटकों को हिमालय का और कैसी भीड़ लगी हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद अद्भुत नज़ारा नजर आ रहा है। औली में हेली राइड का लुत्फ लेने वाले पर्यटकों की यहाँ पर भीड़ लग जा रही है और इसको लेकर कंपनी का एक हेली जोशीमठ और औली से दिन भर उड़ान भर रहा है और इस हेली पैकेज को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। एविएशन के जरिए रविग्राम औली से शुरू होने वाली 10 मिनट की स्पेशल हिमालयन व्यू दर्शन हेली ट्रिप के लिए प्रति टिकट करीब 3000 रुपए खर्च पर्यटकों के होंगे और फिलहाल 360 डिग्री के एरियल व्यू वाले हिमालय दर्शन व्यू को लेकर देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी समेत हाथी, घोड़ा पालकी और स्लीपिंग लेडी पीक का बेहद खूबसूरत नजदीकी इवनिंग मॉर्निंग व्यू देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि पर्यटक बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।